किसी भी पार्टी का सरकार क्यों न हो, अदर देन बीजेपी, उसको कैसे गिराए और वहां पर कैसे अपनी गवर्नमेंट को लाए, यही कोशिश में वो लगे हुए हैं। और आज से कम 4-5 साल से आप देख रहे हैं कि जहां कहीं भी उनको मेजॉरिटी नहीं है, वहां डरा धमका के किसी को सीबीआई का डर बताते हैं, ईडी का डर बताते हैं, आईटी का डर बताते हैं, और ऐसा करके आज पौंडीचेरी गवर्नमेंट को भी उन्होंने गिराया। हालांकि पौंडीचेरी गवर्नमेंट के पास, यानी कांग्रेस के पास, नारायण स्वामी ने खूब मेहनत करके, एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी साथ नहीं दी डेवलपमेंट में, वो भी हमेशा सताते रहे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे वो उन्होंने काम किया। फिर भी नारायण स्वामी जी ने कोशिश करके डेवलपमेंट तो किया, साथ ही साथ सभी एमएलएस को इंटैक्ट रख के आज तक सरकार चलाते आए। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, तब बीजेपी ने वहां पर चंद एमएलएस को डरा के, धमका के, या उनको लालच दिखा के वहां पर तोड़ दिया। और ये डेमोक्रेसी में इस तरीके से अगर हर चुनावित सरकार को तोड़ते जाएंगे, फिर इलेक्शन क्यों होना? आप हर सरकार को डराते जाएंगे, फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? ये तो हिटलरशाही हो गई। तो मेरे को यही कहना है कि ये एक ही नहीं है, कर्नाटक का भी वैसा ही हुआ, सबको मालूम है। इससे पहले गोवा का वैसा हुआ, मणिपुर का हुआ, इससे पहले 2-3 साल पहले उत्तराखंड का हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ? और अरे तुम जनरल इलेक्शन में, सामान्य चुनाव में कोशिश करके जीत के आओ, लेकिन आप हर जगह गिराने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में भी वही किए, राजस्थान को हिलाने की कोशिश की है, और दूसरे कहीं जगह पे अब आज वो कोशिश उनकी वेस्ट बंगाल में भी चल रही है। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ममता बनर्जी खुद ही अपनी रोज बयान दे रही है। तो ये जो सरकार का रवैया है, ये ठीक नहीं है, और इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। ये तो लोकतंत्र को धोखा है, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं आप। जब आप लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, एक दिन आप खुद ही कमजोर हो जाएंगे। संविधान को ठुकरा रहे हैं, संविधान के तहत कोई चीज चल रही नहीं, हर चीज में इंटरफेरेंस हो रहा है। जहां पर किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, वहां पर भी आप फूट डालने की कोशिश की है। और सभी को मालूम है 26 जनवरी का क्या हुआ, और कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसी करके उन जो ये मूवमेंट चल रहा है उसको तोड़ने की कोशिश चल रही है। तो ये जो आज ये लोग कर रहे हैं, वो कल वो खुद भुगतेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए पौंडीचेरी का आज जो उन्होंने करके, फोर्स करके, वहाँ सरकार गिरा के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में देके चुनाव को जाने वाले हैं, तो ऐसी चीजें मैं कंडम करता हूँ। ये ठीक नहीं है, लोकहित में भी नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है, और संविधान के तहत भी
वो अपना गवर्नेंस नहीं कर रहे। सर डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कल कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से भी कहा कि एक तरफ लोग कठिनाई में हैं, दूसरी तरफ सरकार मुनाफाखोरी में लगी हुई है। सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि निजी कंपनियां हैं वो निर्धारित करती हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री चाहे तो शायद कुछ मदद कर दें, लेकिन सरकार की तरफ से लगता है शायद एजेंडा में ये चीजें नहीं हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें ऐसी पॉलिसी करके गई हैं कि जिस वजह से तेल और पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए, हर चीज अगर आप पिछले सरकार पे ही डालते गए, डीजल की कीमत बढ़ी पिछली सरकार, पेट्रोल की कीमत बढ़ी पिछली सरकार, और इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने नीचे गिर गए हैं, अगर आप यूपीए सरकार को देखेंगे, उसके जमाने में 109 से 140-42 तक पर बैरल चला गया। तो ये $142 पर बैरल उस वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमत ₹75 और ₹68 थे। आज इतना कम होने के बावजूद भी तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के, सेस लगा के, हर चीज के टैक्सेस लगा के उसको आप बढ़ावा दे रहे और कह रहे हो नई कंपनियां कर रही। और भाई कंपनियां कर रही तो उसको कंट्रोल करो, बातचीत करो और लोगों को राहत दिलाओ। उसके बजाय वो पॉलिसी ऐसा करे, कांग्रेस ही जिम्मेदार है। हर चीज को अगर कांग्रेस ही जिम्मेदार है, आप क्या कहना। फिर जो हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और राइट टू एजुकेशन लाया, नरेगा लाया, जो करोड़ों लोग बेरोजगार होके रास्ते पे घूम रहे थे, और आज ये बातें कुछ भी नहीं बोलते आप। और यहाँ पर सरकार कम से कम 6 साल में 20 लाख करोड़ रुपए कमाई है। जैसा श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष ने कहा कि 20 लाख करोड़ कमाए, गए कहां, कौन से योजना में गए। तो ये जो पैसे कमाने का इन्होंने हुनर निकाला है, डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ा के, ये जनता को एक तरफ तो गरीब को, मिडिल क्लास को, किसानों को भी तकलीफ हो रही, छोटे मोटे उद्योग करने वालों को भी तकलीफ हो रही। यहां तक भी जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज या ऑफिसेस इलेक्ट्रिसिटी अगर गई तो डीजल का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी आपने तंग और बर्बाद किया। तो ये सब क्या है, बीजेपी सरकार खुद गरीबों को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, किसानों को तंग और तबाह करके सिर्फ कांग्रेस का नाम बोलती है। सर अभी आगामी सत्र जो कुछ ही दिनों बाद पार्लियामेंट सेशन भी है, तो क्या ये भी आपके एजेंडा में रहेगी डीजल पेट्रोल की कीमतें, इनको लेके? नहीं, जरूर हम ये उठाएंगे जब वो बजट की चर्चा होगी, या बीच में भी कभी मुद्दा बन सकता है। सभी पार्टी के लोग मिलके सभी नेताओं को विश्वास में लेके हम जो एक एजेंडा बनाएंगे, या पहले से जो चलती हुई एक प्रथा है कि हर अपोजिशन पार्टी के नेताओं को बात करके ऐसे जो जरूरी चीजों पे और जो देश के हित में और सामान्य जनता के हित में जो भी चीजें हैं उसके लिए हम लड़ेंगे। चाहे वो कोविड का इश्यू हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का इश्यू हो, चाहे वो किसानों का इश्यू हो, बहुत से सारी चीजें हैं।
तो हम सभी नेताओं के साथ बात करेंगे, उनका सलाह लेंगे। बहुत से अनुभवी नेता उस सदन में हैं और पार्लियामेंट में भी है, तो मिलजुल के एक प्रोग्राम बनाएंगे और जिस वक्त इसको अप्रोप्रिएट टाइम पे उठाएंगे और जनता के हित में हम लड़ते रहेंगे। सर, आपको जिम्मेदारी मिली है लीडर ऑफ, कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं और क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, ये मैं चुनौती नहीं समझता, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है और ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे फिर एक बार श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने दिया है, मैं उसको उनके विश्वास के पात्र बनूं, ऐसा काम कोशिश करूंगा। सभी हमारे जो साथी हैं राज्यसभा के, कांग्रेस पार्टी के साथियां हो या दूसरे पार्टी के, सबको विश्वास में लेके हम ये कोशिश करेंगे। और मुझे छोटा सा अनुभव है, मैं 5 साल वहां पार्लियामेंट में भी एलओपी का काम किया और राज्य में भी मैं कम से कम 11 साल एलओपी का काम किया हूं। तो ये मोर और लेस मुझे जरा लड़ने की आदत हो गई है और न्याय के लिए लड़ूंगा। और जहां कहीं भी अगर दूसरों की सलाह की जरूरत है, जरूर हम लेंगे। और हमारी हाईकमांड वक्तिया जब टाइम टू टाइम समय आएगा, इश्यूज आएंगे, उसको श्रीमती सोनिया गांधी जी पहले से हमको गाइड करते आई और पहले 5 साल उनके गाइडेंस में मैं काम किया। अभी भी वो हमको सभी को गाइडेंस देते हैं। हम पूरी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोलो, लेकिन हमारा फर्ज ये होता है कि जो सामान्य नागरिक है उसके समस्याओं को उठाना और उस समस्याओं को लिए लड़ना और उनके जो ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेस करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अब उसके बारे में हम करते रहेंगे। सर, कितना टफ लगता है आपको, क्योंकि ये टास्क पहले जो है संख्या बल जो अपोजिशन के सांसदों की, आज वो संख्या बहुत घट गई है, जहां पर आप चाहे तो विपक्ष लोकसभा में भले ही नंबर कम हो लेकिन राज्यसभा में सरकार का जो एजेंडा है उसको रोक सकता था, लेकिन आज वो नंबर्स नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है? ये देखिए, पहले तो जब गुलाम नबी आजाद साहब शुरू में जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा बने, उस वक्त हमारे 72-73 संख्या बल था। तो सभी को लेकर हम लड़ते थे और कोई एकाधा कोई अच्छी कानून नहीं है जो जनता के हित में नहीं है, उसके लिए तो हम बहुत दफा उसको रिटर्न किए हैं, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजे हैं, ये सब काम करते आए हैं। लेकिन आज भी नंबर कम हो सकता है, लेकिन लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती। हम लड़ते रहेंगे सब मिलके, और पूरे जो छोटे मोटे पार्टियां हैं उनको भी हम साथ लेके ही लड़ेंगे, उनसे सलाह मशवरा करें। जब ऑटोमेटिकली नंबर हमारा कम भी अगर हो गया तो दूसरे हमारे जो साथियां हैं जो लोगों के हित में अपना विश्वास रखते हैं वो हमारा साथ देंगे, लड़ते रहेंगे। इसीलिए उसका कोई असर नहीं गिरेगा। हो सकता है कोई कानून पास करने के लिए, रोकने के लिए वो नंबर, लेकिन न्याय के लिए लड़ने के लिए नंबर उतनी जरूरत नहीं है। जितना भी है उतने लोग लड़ते रहेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे ये भी कि पिछले राज्यसभा के अंदर चर्चा चली, राज्यसभा के अंदर इस बात पर अपोजिशन राजी हो गई कि चर्चा होगी अलग से किसान बिलों को लेके, और लोकसभा के अंदर ये नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस
डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट ओपिनियन दोनों हाउसेस में अपोजिशन की दिखाई दी। क्या इस बार जब आप आए हैं यहाँ पर, तो इस बार क्या यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी? देखो, कभी कभी ऐसा होता है, कभी एक इश्यू एक सदन में लिया जाता है उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचाने के लिए, दूसरे जगह वही इश्यू पे सरकार मानती है क्योंकि उसको ये मालूम है यहाँ नीचे हाउस में हम वो कितना भी करें तो हम बुलडोज करके चलेंगे, लेकिन अपर हाउस में अभी भी पूरे अपोजिशन मिले तो भी कम से कम कांटे की टक्कर दे सकते थे। तो ऐसा इश्यू बेस्ड और सबकी राय पे यहाँ चला। वहां पर वहां के जो सदन के नेता थे और वहां के जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे उन्होंने एक निर्णय लिया, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, जब वक्त आएगा कौन सा इश्यू ज्वाइंटली एक ही जगह लेना, कौन सा इश्यू उस सदन के हद तक महत्व रखते हैं उसको नहीं, ये सब चीजें हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होते रहता है। वो आज भी नहीं, पहले भी हुआ है ऐसा कई बार, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। और लड़ने वालों को बहुत से इश्यूज हैं, लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।